Modern Physics lecture number 42. I'm Dr. Furwaiz Ahmed. In this lecture, we will have a discussions on solution to time and dependent Schrodinger equations. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. आज के लेक्चर का उन्वान है solutions for time independent Schrodinger equations. ठीक है. मतलब इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम आसान से आसान तरीका इस्तेमाल करते हुए जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 में, इसको हम कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस. हम इसका क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि आसान से आसान तरीके से. सो सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले वी शुड नो दैट कि हमने क्या करना है कि वी कैन प्रूव दैट कि हमने ये साबित करना है कि ये जो फंक्शन है साई as a function of x is equal to, yeah, function psi as a function of the positions is equal to a sine bx plus c cos bx, that we call equation number 1. ठीक है. अब हमने प्रूव करना है कि we have to prove that कि equation number 1 is the solution to the time independent Schrodinger equation, which is curly square psi or curly x square इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर साई. ठीक है. अब हमने मतलब क्या करना है, आसान अल्फाज में हमने ये साबित करना है कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कि ये जो है ये सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2 का. ठीक है. मतलब व्हाट वी हैव टू डू और व्हाट आई हैव टू डू, मतलब मैंने करना क्या है या क्या शो करना है. सो आई विल शो द स्टेप इन द फॉलोइंग. मतलब मैं फॉलोइंग स्टेप में ये जो दर्ज झेल स्टेप है उसमें कुछ कैलकुलेशंस करूँगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूँगा, और उस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के नतीजे में मैंने ये शो करना है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन है. ठीक है. और इसके लिए हमने करना क्या है, उसके लिए हम कुछ इस तरह बढ़ेंगे कि वी नोट we just need to show that when equation 1 is plugged into the left hand side of equation 2, so the resultant expressions is the same as the expression to the right hand side of equation number 2. ठीक है. मतलब हमने करना कुछ यूँ है कि ये हमारे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. अब हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या है, ये सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2 का. तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है. इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसको इधर पुट करेंगे और फिर इसको इवैल्यूएट करेंगे. जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे सो कोशिश करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे दैट बिकम इक्वल टू द राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर टर्म. ठीक है. मतलब यहाँ पर जो हम करेंगे वो कुछ इस तरह करेंगे. सो पहला स्टेप, वी हैव दिस फंक्शन दैट इज साई इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी कॉस बी एक्स. अब ये हमारे पास ये फंक्शन है. हमने इसको क्या करना है, वी हैव टू पुट दैट एंड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2. अब जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे, यहाँ पर ये साई है, इसको हम इधर पुट करेंगे, ये फंक्शन है. ठीक है. हमने इसको यहाँ पर साई की जगह पर पुट कर दिया, ये. ठीक है. अब हमने ये ऑपरेटर इस पे अप्लाई करना है, मतलब है कि हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव लेना है. ठीक है. सो व्हेन यू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव सो वी गेट बी ए कॉस बी एक्स माइनस बी सी साइन बी एक्स. ठीक है. अगेन हमने इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है. सो यू विल गेट माइनस बी स्क्वेयर ए साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर सी कॉस बी एक्स. इसको थोड़ा रीअरेंज करें, बी स्क्वेयर को माइनस बी स्क्वेयर को कॉमन ले ले. सो वी हैव माइनस बी स्क्वेयर एन टू ए साइन बी एक्स प्लस सी कॉस बी एक्स. अब यहाँ पर देखें कि दिस होल टर्म, ये वाला जो है ए साइन बी एक्स प्लस सी कॉस बी एक्स, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अकॉर्डिंग टू आई मीन इसको आप देखें तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज इक्वेशन नंबर 1, और यू कैन सी दैट इज इक्वल टू एज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन दैट इज साई. ठीक है. ये फंक्शन है. तो यहाँ पर इसकी बजाय हम साई पुट करेंगे. सो यू विल गेट द होल टर्म इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर साई एक्स.
अब ये वाला जो है, अब देखें कि दैट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर साई विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ये बिल्कुल जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 2 का वही इससे आ रहा है जिस तरह हमने शुरू में इसको देखा था। अब यहाँ पर देखें कि हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है साई की, इसको यहाँ पर पुट किया। राइट हैंड साइड जो इक्वेशन है शोडेंगर का टाइम इंडिपेंडेंट शोडेंगर इक्वेशन, उसके राइट हैंड साइड पे पुट कर दिया और उसको जब हमने अप्लाई कर दिया सो जो सोल्यूशन आ गया, जो वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट इट मीन, इट हैव प्रूव दैट कि हमारे पास जो साई है, ठीक है, ये क्या है, दैट इज द सोल्यूशन टू द टाइम इंडिपेंडेंट शोडेंगर इक्वेशंस, ठीक है। So what it mean that we have proven that equation 1 is indeed the solutions of equation number 2, ठीक है। मतलब ये हमारे पास एक बात साबित हो गई कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ये इक्वेशन नंबर 2 का क्या है, इक्वेशन नंबर 2 का ये सोल्यूशन है। अब हमारे पास कुछ बाउंड्री कंडीशंस है, ठीक है, दैट वी वुड लाइक टू सॉल्व फॉर द कांस्टेंट ए, ठीक है, सी एंड द सॉल्यूशंस साई, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशंस है वो जो सॉल्यूशंस निकल आई है, अब उस पे हमारे पास कुछ कांस्टेंट एग्जिस्ट करती है, दैट इज वी हैव कांस्टेंट ए सी in the solutions psi is a function of x as well as the constants that is imposed on the constraint that is imposed on the constant b। जो हमारे पास कांस्टेंट है इस इक्वेशंस में, अब उसके लिए हम थोड़े से मतलब स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम उसको कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। सो वी नो दैट द वेव फंक्शंस फॉर्म नोड्स एट द बाउंड्रीज, ठीक है। हमें पता है कि ये जो वेव फंक्शंस है ये क्या करता है, बेसिकली ये नोड्स बनाता है, बाउंड्रीज के साथ ये नोड्स बनाता है। सो ट्रांसलेट दिस बाउंड्री कंडीशंस इनटू द मैथमेटिकल टर्म। सो जब हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में ट्रांसलेट करेंगे, सो दिस सिंपली मीन्स दैट कि साई, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये हमारे पास ये जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो वेव फंक्शंस है ये क्या है, बाउंड्रीज पे हमारे पास ये नोड्स बनाते हैं और जब हम इन्हीं नोड्स को मतलब बाउंड्री कंडीशंस को हम ट्रांसलेट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, सो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाता है कि साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एल, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो बेसिक रिलेशन आ जाता है जब हम इसको मतलब नोड्स को जो बाउंड्रीज पे नोड्स बनते हैं और उनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में या मैथमेटिकल टर्म में ट्रांसलेट करते हैं, हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी पुट साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0। जब हम ये पुट करते हैं, ठीक है, कि साई इज इक्वल टू 0 इनटू द सॉल्यूशंस दैट इज एंड टू दिस रिलेशंस, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशंस है। अब इसमें पहले हम क्या करते हैं कि हम ये रिलेशंस पुट करते हैं कि साई एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दैट इज एक्स इक्वल टू 0, दैट इज होल इज इक्वल टू 0, वी पुट दैट इनटू दिस रिलेशंस। हम इस रिलेशंस के अंदर इसको पुट करते हैं, सो वी ऑब्टेन्स, हमें क्या रिजल्ट निकलता है, हमें ये मौसूल होता है कि 0 इज इक्वल टू ए साइन 0 प्लस सी कॉस 0 दैट इज इक्वल टू सी। व्हाट इट मीन दैट कि सी की जो वैल्यू है सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये कंडीशंस हियर यू कैन सी दैट हमने जस्ट वैल्यूज पुट किए हैं, एक्स की वैल्यू 0 पुट की है, तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सिंपली वी नो दैट कि सी की वैल्यू वो निकल आती है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। हैंस द सोल्यूशन इज रिड्यूस टू, जो सोल्यूशंस है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है, दैट इज साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स। मतलब ये हमारे पास सोल्यूशन निकल आता है जब हम क्या करते हैं, जब एक्स के लिए हम ये वैल्यू प्लग करते हैं, ठीक है, जब x के लिए हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 0, तो मतलब जो हमारे पास जो सोल्यूशंस है वेव फंक्शन की जो सोल्यूशन है दैट इज रिड्यूस टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। नाउ वी अप्लाई द सेकंड बाउंड्री कंडीशन। अगर हम सेकंड बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करें तो सेकंड बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास है कि साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एल that we say equal to 0, so we will get that equal to a sine bl,
ठीक है, मतलब x की जगह पर हम l की वैल्यू वो पुट करते हैं। सो व्हाट वी विल गेट, सो अब यहाँ पर इस रिलेशन का मतलब क्या है? इस रिलेशन का मतलब है कि ओनली ईदर a और साइन बी एल मस्ट बी जीरो बट नॉट बोथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि इनमें से कोई एक ही जीरो होगा। ठीक है, या ए जीरो होगा या साइन बी एल जीरो होगा, दोनों हमारे पास ये क्या है, दोनों जीरो वो नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक साइन साइन बी एल या ए इनमें से जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हम यहाँ पर बताते चले कि ए कैन नॉट बी जीरो। यहाँ पर इसी रिलेशन में हम कहते हैं कि ए जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि दिस वुड मीन साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द बॉक्स। अगर हम ए को यहाँ पर इस रिलेशन के अंदर ज़ीरो पुट करते हैं तो इसका मतलब होगा कि जो साई है ये ज़ीरो है। ठीक है, और ज़ीरो इसका मतलब होगा कि इनसाइड द बॉक्स, हर जगह बॉक्स के अंदर ये जो है साई की वैल्यू होगी, इसका मतलब होगा कि ये क्या होगी, बॉक्स के अंदर सारी की सारी ये वैल्यू ये ज़ीरो के बराबर होगी, विच इज़ कंप्लेक्टिंग द प्लैक दैट द पार्टिकल मस्ट एग्जिस्ट इनसाइड द बॉक्स। और इसका बाकी अल्फाज में मतलब ये होगा कि ये उस हकीकत को जुटलाएगा कि ये जो पार्टिकल है ये हमारे पास बॉक्स के अंदर एक खास लोकेशन पे वो मौजूद है। मतलब ये है आसान अल्फाज में कि हम ए को ज़ीरो नहीं पुट कर सकते। अगर हम ए को ज़ीरो पुट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि साई की वैल्यू ज़ीरो है, और अगर साई ज़ीरो हम पुट करते हैं कि साई हम कंसिडर करते हैं कि साई की वैल्यू ज़ीरो है, सो ये इस हकीकत को नेगेट करेगा जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है वो बॉक्स के अंदर वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सो द आउटपुट इज ए कैन नॉट बी ज़ीरो। मतलब एक हकीकत हमारे पास ये है, या एक्सट्रैक्ट पॉइंट ये है कि ए जो है इस इक्वेशन के अंदर ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब है कि साइन वाला जो फंक्शन है दैट कैन बी इक्वल टू ज़ीरो, और दिस मीन दैट कि साइन बी एल इज इक्वल टू ज़ीरो, या अदर वर्ड्स में या बाकी अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये जो बी है, ठीक है, बी है दैट इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल। ठीक है, मतलब हमने कहा कि ए ज़ीरो नहीं हो सकता, सो बाकी अल्फाज में हम कह सकते हैं कि साइन बी एल शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि बी शुड बी इक्वल टू एन पाई ओवर एल। दैट इन अदर वर्ड वी से दैट इक्वल टू बी एन। अब बी एन है, इसमें यहाँ पर जो एन है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। मतलब ये हमारे पास के एन की एक इंटीग्रल या इंटीजर वैल्यू हमारे पास होगी। ठीक है, और ये जो एन है दैट इज यूज टू कैरेक्टराइज द क्वांटम स्टेट ऑफ साई एन। ठीक है, कि एन जो है ये हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसके क्वांटम स्टेट्स को ये कैरेक्टराइज करता है। ठीक है, और बी जो है is characterized by the positive integers. ठीक है, hence we must use bn instead of b. ये जो b है ये क्या करता है, मतलब ये है this the value of this b or this b is being characterized by the positive integer n. ठीक है, मतलब यहाँ पर ये हमारे पास जो n की वैल्यू है दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये b की वैल्यू को करेक्टराइज करेगी। ठीक है, सो यही वजह है कि हम b की बजाय यहाँ पर बी एन का जो वर्ड है वो यूज़ करेंगे इसी रिलेशंस के लिए। इसी रिलेशंस में हम इंस्टेड ऑफ बी हम बी एन यूज़ करेंगे। ठीक है, और एन का मतलब होगा कि यहाँ में से कोई से भी एक नंबर इस पे वो हो सकता है। ठीक है, सो द रिलेशनशिप यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है दैट विल सिंपली बी इक्वल टू बी एन इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल। ठीक है, और इसी कंडीशंस को अगर हम जो एनर्जी वाली क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाली रिलेशंस है उसके अंदर हम पुट करें, ठीक है, सो वी विल गेट दिस रिलेशंस। ये हमारे पास बी एन की वैल्यू है, अगर उसको हम ट्रांसलेट करें इनटू द फेमिलियर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कंडीशंस, ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, दैट इज बी एन इक्वल टू एन पाई और एल होल स्क्वायर, दैट विल implies that बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई एन ओवर एच कट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर
L square, ठीक है. That implies that En is equal to n square pi square cut square over 2m L square, ठीक है. ये हमने इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की जो कंडीशंस है Bn की वैल्यू को उसमें वो पुट कर दिया. Hence up to this stage जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमारे पास कुछ यूँ आएगा कि psi n is a function of x is equal to an psi n pi x over l. और यहाँ पर अगेंस्ट जो n है it has a positive integer value that is 1 2 3 up to so on, ठीक है. और हमारे पास जो कंडीशंस है x के लिए, x की वैल्यू के लिए it should be such that 0 is smaller than x and x smaller than l. मतलब है x की जो वैल्यू होगी that will be between 0 and l, ठीक है. and you know that okay what is mean by l that we have already discussed, ठीक है. so what it mean, it would mean that कि psi की जो वैल्यू होगी psi n as a function of x would equal to 0 elsewhere. elsewhere का मतलब है कि outside the box, मतलब इनसाइड द बॉक्स के बाद हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है कि ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है. मतलब यहाँ पर ये हम बॉक्स के अंदर है, लेकिन अगर हम बॉक्स के बाहर जाएंगे तो आउटसाइड हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, आउटसाइड प्रोबेबिलिटी वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वो ज़ीरो है, ठीक है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया, द एरिया अंडर द कर्व ऑफ साई साई एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी एन, ठीक है. एन की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर देखें एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2 एंड एन इज इक्वल टू 3, ठीक है. सो किसी भी मतलब वैल्यू के लिए, मतलब एन की हर वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ साई एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है. अब जो कांस्टेंट है, द कांस्टेंट एन इज येट अननोन अप टू नाउ, कि जो कांस्टेंट्स ए एन है इस रिलेशन के अंदर ये अभी तक हमारे पास क्या है, ये अननोन है, ठीक है. सो व्हाट एक्चुअली वी कैन डू, वी कैन सॉल्व फॉर ए एन बाय अप्लाइंग अनदर बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है. ए के लिए हम मतलब ए सबस्क्रिप्ट एन, अब इसके लिए हम क्या करें, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगेंस्ट हम एक दूसरी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, और इसी बाउंड्री कंडीशंस को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस, ठीक है. और वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास वो कुछ यूँ है कि इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1. ये हमारे पास क्या है, दैट इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस, ठीक है. सो हाउ वी कैन सॉल्व फॉर एन विद नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस. सो लेट प्रोसीड टुवर्ड्स to find out the value of n by utilizing the normalization condition. normalization condition का हम यूटिलाइज करते हुए हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे. ये हमारे पास normalization conditions है, ठीक है. इसमें सैम्पली हम यहाँ पर साई की वैल्यू पुट करते हैं पिछले रिलेशन से, ठीक है. ए एन हमारे पास ये जो ए है कांस्टेंट है, सो वी पुट इट आउटसाइड द इंटीग्रल, ठीक है. सो इंटीग्रल 0 टू एल साइन स्क्वायर, ठीक है, एन पाई एक्स और एल डी एक्स, ठीक है. इसको हम इवेलुएट करेंगे तो ए स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, इसको जब आप इवेलुएट करेंगे इस इंटीग्रल्स को, सो दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर एल ओवर 2. और अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये जो होल रिलेशन हमारे पास है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1. नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के मुताबिक ये 1 के बराबर है. दस अगर इससे हम क्या करें, ए की वैल्यू निकालें, सो ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर एल, ठीक है. सो वी अराइव एट द फाइनल सॉल्यूशंस. हम फाइनल सॉल्यूशन से इसी रिलेशन से हम क्या है फाइनल सॉल्यूशंस पे आ जाएंगे. तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई है. अब ए की वैल्यू यहाँ पर आप इस फंक्शन के अंदर पुट कर लें, ठीक है. जो हमारे पास पिछला सोल्यूशन था पिछले स्लाइड पे उसमें आप ए की वैल्यू पुट करें, सो वी विल गेट साई एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर एल साइन एन एक्स एन पाई एक्स ओवर एल, ठीक है. और इसमें जो n है अगेन एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड इट कैन टेक अ वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड कंडीशन इज 0 स्मॉलर देन x, x स्मॉलर देन l, ठीक है. और जो साई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 इट वुड मतलब दूसरी कंडीशन जो हमारे पास है कि एल्सवेयर
मतलब पोटेंशियल वेयर के बाहर या आउटसाइड द बॉक्स हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है या जो वेव फंक्शन है वो क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास सिचुएशन है, ये हमारे पास मतलब सोल्यूशन निकला है। अब कुछ इस पे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ सॉल्व करेंगे, और एग्जांपल हमारे पास वो कुछ यूँ है कि वी आर बीन आस्क्ड क्वेश्चंस, इसी से रिलेटेड है जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन अ वन डायमेंशनल रीजन ऑफ लेंथ इक्वल टू 1.1 into 10⁻⁻10 मीटर। कि ये हमारे पास एक रीजन्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप है। ठीक है। नाउ वी आर बीन आस्क्ड इट ए कि हाउ मच एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट स्टेट। ठीक है, कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट तक कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर होगी ताकि इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट कर सकें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि ग्राउंड स्टेट से हम इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक एक्साइट करना चाहते हैं, हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। At second, in the ground state, what is the probability of finding the electron in the regions from x is equal to 0.090 into 10 raised to power minus 10 meter to 0.11 into 10 raised to power minus 10 meter। कि इस regions में हमने क्या करने, probability को find out करना है। At C, नंबर C पे हमने क्या करना है, in the first excited state, what is the probability of finding the electrons between x is equal to 0 and x is equal to 0.250 into 10 raised to power minus 10 meters। अब ये हमने करने हैं, ये हमारे पास इसका ग्राफ है। यहाँ पर हमने सिचुएशन को जो यहाँ पर डिमांड है या हो उसको हमने यहाँ पर शो किया कि हमारे पास मुख्तलिफ स्टेट्स है। Now how to proceed toward the solutions? You know that we have the relations for the energy। energy के लिए हमारे पास relations है, that is फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब उसके लिए एनर्जी के लिए हमारे पास जो रिलेशंस है फॉर n इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू ए नॉट एंड वी से दैट इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m l स्क्वायर। ये इक्वेशन है, आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर है। इसमें जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये जो गिवन वैल्यू है, सो यू विल गेट व्हेन यू डू द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर, सो यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास E1 की या E0 की वैल्यू है। ठीक है, नाउ फ्रॉम दैट यू कैन गेट द एनर्जी फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमारे पास जो n की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो E2 हमारे पास बराबर होगा, E2 विल बी सिंपल इक्वल टू n स्क्वायर E0। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंपली हमने n की वैल्यू पुट करनी है और उसके साथ ही E0 की वैल्यू पुट करनी है। सो n की वैल्यू भी गिवन है और E0 की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट की है। सो जस्ट यू नीड टू टेक द स्क्वायर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई विद द वैल्यू ऑफ E0। सो व्हेन यू डू दैट, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल आएगी दैट इज इक्वल टू 148 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जब ये वैल्यू आपके पास निकल आएगी, सो यहाँ से आपने एनर्जी डिफरेंस वो फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E0। So you do that, you get the values 111 electron volt, that is 111 electron volt। तो ये हमारे पास पर्पस की सोल्यूशन है। सेकंड में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास फॉर द ग्राउंड स्टेट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी के लिए रिलेशंस है, इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, ये x की जो वैल्यू है दैट इज लाइंग बिटवीन x1 एंड x2। ठीक है, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम क्या करें, ग्राउंड स्टेट के लिए इसको हमने करना है। सो वी हैव द रिलेशंस दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम x1 टू x2 sin r square dx is equal to 2 over l इंटीग्रल x1 टू x2 sin square pi x over l dx। ठीक है, अब सिंपली हम इसको इवेलुएट करते हैं। ठीक है, और फिर इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल हमारे पास जो सोल्यूशंस आएगा, solutions will be this one कि x over l minus 1 over 2 pi sin 2 pi x over l। ठीक है, अब ये हमारे पास जो गिवन लिमिट है प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, ये वाले लिमिट से, अब ये लिमिट जब हम यहाँ पर इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, सो यू विल गेट दिस वैल्यू। अब ये हमारे पास क्या है, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास
ये क्या होंगी, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है. So what it mean? It mean that okay, on the average the particle and the ground state spend only 0.04% of its time, and the region between x is equal to 0.11 angstrom, ठीक है, and x is equal to 0.09 angstrom. ठीक है, कि इतना परसेंट वो टाइम उसी रीजन के दरमियान मतलब वो स्पेंड करता है. ठीक है. सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 2 जब हम करेंगे तो n इज इक्वल टू 2 के लिए वी हैव टू सॉल्व दिस रिलेशंस, दैट इज साई 2. हमें पता है कि साई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर एल साइन 2 फाई एक्स ओवर एल. अब इसके अंदर हम कंडीशंस के मुताबिक जब वैल्यू पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे जिस तरह कि हमने पहले उसमें किया है, ठीक है, और एट द एंड पे लिमिट पुट करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.25. ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल आएगी. सो व्हाट इट मीन दैट के ऑन द एवरेज द पार्टिकल्स and the n is equal to 2 state spend 25% of its time, and the region between x is equal to 0 and x is equal to 0.25 angstrom. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है कि जो सेकंड है, या हम कहते हैं कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उस पर जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में ये प्रोबेबिलिटी है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है उस पर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.